जैसे कि हम चैप्टर नंबर 4 के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। अब नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब? नॉन यूनिफॉर्म से ये मतलब है कि उसका जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सिंपल डायरेक्शन में तो होगी, मतलब बट जो मेरा चार्ज है वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही फ्लो कर रहा हो। सही है। मतलब मेरे पास हम्म। क्या होगा कि मेरे पास जब मैं ग्राफ्स बना रहा हूँ तो तुम देखोगे ग्राफ स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगे, लीनियर नहीं होंगे। मेरे ग्राफ्स कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, मेरे ग्राफ्स कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से ये वेरी कर रहा होगा। ठीक है। मतलब लीनियर इनका जो है रिलेशनशिप नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कूलम्स लॉ से। जैसे हमने, अच्छा ये चैप्टर एग्जैक्टली सिमिलर है ग्रेविटेशन से, सिर्फ नए लॉ के नाम है और कुछ क्वांटिटीज चेंज हो गई, वरना एग्जैक्टली सिमिलर है ये किससे? हमारे पास कूलम्स लॉ से। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है, अच्छा जैसे मैंने बोला कि ये चैप्टर एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, ग्रेविटेशन के। तो हमें जैसे हमने वहां पे पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे हम पढ़े हैं, यहाँ पे कूलम्स लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। यहाँ पे जो एक डिफरेंस आएगा हमारे पास वो ये कि फोर्स, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी फोर्स को डिफाइन किया था, यहाँ पे भी हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है सिर्फ, हमारे पास अट्रैक्शन है या फिर रिपल्जन है। सही है, जरूरी नहीं है कि एक में लिमिट हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर वो अट्रैक्शन के ऊपर लिमिट हुआ हुआ था। यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है बिटवीन एनी टू पॉइंट masses। अच्छा, हमने उस वक्त लिखा था बिटवीन एनी टू पॉइंट, आगे masses लिखा था हमने, सही है, ग्रेविटेशन के अंदर। हमने यहाँ पे क्या बोला है, इस चैप्टर के अंदर हम masses का तो काम ही नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। ये एक मेजर डिफरेंस है। सही, एक डिफरेंस मैं हाईलाइट भी करता रहता हूँ। एक हमने डिफरेंस की बात की, अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों हो सकता है इसके अंदर। दूसरा क्या हो सकता है, हम पॉइंट चार्जेस की बात करें, पॉइंट masses की बात नहीं कर। सही है। अच्छा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, हमने उस चैप्टर के अंदर क्या बोला था कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बताओ। सिंपल हार्मोनी में बोला था कि वो सिंपल नहीं वो हार्मोनिक तो नहीं कर रहा, ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमने एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर लिखा था। तो हमने कहा था ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अच्छा, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सेलरेशन के। नहीं, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द टू masses। हमने ये बात बोली थी जब हम, हाँ सही है, एम सही है। हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन कर रहे थे, तो हमने बोला था कि हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू पॉइंट masses सच दैट हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट मासेस। सही है, याद आ गया। दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। नहीं, हमारे पास, हाँ, अब जो मेन डिफरेंस हमारे पास आया है वो क्या है कि हम यहाँ मैसेज नहीं बोल रहे, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, चार्जेस। सही है, वहां पे हम मैसेज बोल रहे थे, यहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं, चार्जेस। चार्जेस। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये बात तो एग्जैक्ट सेम है, बिटवीन सेंटर्स। वहां पे हमारे पास क्या था कि फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सही है, तो बस वहाँ यहाँ पे हमारे पास क्या गया, चार्जेस। हमने वहाँ पॉइंट masses की बात की थी, यहाँ पे हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, अट्रैक्शन रिपल्जन की बात कर रहे हैं। तो मतलब पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन सेम है ग्रेविटेशन से। जस्ट कि हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आ गए, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मास पे डिपेंडेंट नहीं है, हम चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने चार्ज, मास को चार्ज से रिप्लेस कर दिया। ये बात समझ आ रही है? समझ आ गया। तो इसका मतलब जो मैंने यहाँ बात लिखी इसमें मुझे ये दिख रहा है कि मेरे पास मेरी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस के। एक को कैपिटल क्यू ले लेता हूँ, एक को स्मॉल क्यू ले लेता हूँ, कोई इशू इसमें? नहीं।
जैसे हमने जब हम वहाँ पे कह रहे थे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, तो हमने एक कैपिटल एम स्मॉल एम लिया था, हम एक कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ले लेते हैं चार्जेस के लिए। और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास डिस्टेंस के स्क्वायर के बिटवीन द सेंटर्स। जाहिर है जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ, तो जब मैं ए इज इक्वल्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी लिखा होता है, फिर प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करता हूँ, मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, तो ए इज इक्वल्स टू के बी बन जाता है, या फिर सी बी बन जाता है कुछ भी। मतलब ये एक जो भी टर्म होती है मेरे पास एक कांस्टेंट होती है, ऐसा ही है ना, जब भी मैं बिल्कुल। प्रोपोर्शनल निकालता हूँ। यहाँ पे भी एग्जैक्टली exactly कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास इवन अगर तुम्हें एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर ये याद है ग्रेविटेशन से, या हमारे पास जी ये कांस्टेंट था। जब हम इस चैप्टर के अंदर ये कांस्टेंट ऐड करना चाहेंगे ना, तो हमारे इस चैप्टर के अंदर हम ये कांस्टेंट ऐड करेंगे के। सही है। और जब हम इस के को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। समझ आया फर्क, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के क्या है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन इसमें और इसमें फर्क समझ आया। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस हैं दोनों, बस किस चीज़ पे एक डिफरेंट कांस्टेंट ऐड हुआ है, और अगेन डिफरेंट कांस्टेंट इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि हम अब यहाँ पे मैसेज ले रहे थे, तो यहाँ हम चार्जेस ले रहे थे। बाकी एग्जैक्ट चीज सिमिलर है, कोई इशू। नहीं। सही है। यहाँ पे के जो है ना, तुम एग्जाम में इसको इस फॉर्म में नहीं लिखोगे इस इक्वेशन को, ये तुम्हारे पास इक्वेशन तो है, लेकिन इस के की वैल्यू तुम डिनोट करोगे एग्जाम के अंदर। अगर तुम इस एग्जाम में डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख के आते हो, एग्जामिनर तुम्हें इस इक्वेशन को लिखने का मार्क नहीं देगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मार्क नहीं देगा। तुम्हें इस इक्वेशन के साथ साथ तुम्हें ये भी लिखना है कि के किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तुम्हें साथ में ये हर हाल में लिखना होगा पेपर में, बेशक तुम इसके अंदर वैल्यूज इनपुट ना करो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पेपर में गिवन होगी 4 पाई, तुम्हें सिंपली सिंपली कंप्यूट करना आता है, वो इतना मुश्किल नहीं है तुम्हें। लेकिन बात सारी ये है कि तुम्हें ये बात लिखनी जरूरी है कि तुम अगर ये के क्यू ओवर आर स्क्वायर कह रहे हो, तो ये के है क्या, तो ये के ये है। सही, एग्जामिनर कहता है मुझे बताओ के क्या है। सही है। तो तुम्हें ये चलिए। दोनों चीजें एग्जाम में लिखनी होंगी। ई नॉट जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ई नॉट मेरे पास क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, लेकिन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होगी, मैं बताऊंगा अभी क्यों। इसकी वैल्यू ऐसे होती है 8.854 × 10⁻⁻⁻12। ये एज अ सेट एक कांस्टेंट है। सही है। एक जैसे हमारे पास एक सिंपल कांस्टेंट होता है, इस तरह से ये एक कांस्टेंट है। अगर तुम्हें मैं बोलूं के, तुम ये वैल्यू याद ना करो, तुम इससे सिंपल है तुम के की वैल्यू याद कर लो, जो है कि 9 × 10⁻⁹ ये तुम्हारे लिए ज्यादा इजी है। बिल्कुल। तो तुम बेसिकली करो, ये लिखा करो एग्जाम में, ये लिखा करो, और आगे जैसे कंप्यूट करने लिखो डायरेक्ट क्या लिख दो, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू ओवर आर स्क्वायर। मतलब के को डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर दिया इसमें। लेकिन ये करने से पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये करना और ये करना, ये दो स्टेप्स, ये दो कंप्यूटेशंस अपनी लिखना बहुत जरूरी है, इसके बगैर मार्क नहीं मिलेगा। समझ आ रही है अच्छे से बात। बच्चे पेपर में नहीं लिख के आते, बच्चे पेपर में सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट लिख के आ जाता है, उसके बाद डायरेक्ट कंपटीशन पे चले जाता है। तो एग्जामिनर कहता है भाई ये क्या था, और ये तुमने अपनी मर्जी से ये क्यों लिखा है। तो एग्जामिनर को ये बात ही समझ नहीं आती, तो इस वजह से एग्जामिनर मार्क ही नहीं देता इस पर्टिकुलर पार्ट का। सही है, एज इन लाइक इस समझ गया। कंपटीशन का। फिर तो बच्चे बोलते हैं 3 मार्क, 3 मार्क का सवाल था, हमें 1 मार्क क्यों मिला या 2 मार्क क्यों मिला है, मार्क कहाँ कटा हमारा, तो वो ये हमारा यहाँ पे मार्क कट जाता है। सही है, तो ये बात हमें खास तौर पे याद रखनी है। बहरहाल एज ए सेट कि हमें ये वाली वैल्यू पता है के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, ये याद रखो, ताकि डायरेक्टली बस क्या करो, ये दोनों लिखने के बाद 9 × 10⁻⁹ डाल दो, मल्टीप्लाई बाई क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, बस आगे सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब होगा, चलो मुझे बताओ, पॉइंट मैसेस का क्या मतलब था। ऑब्जेक्ट के बीच से, सेंटर से। हाँ, कि मतलब एक पूरा मैच जो है एक सेंटर के अंदर क्या है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, सेंटर के अंदर जमा हुआ है, साइड बिल्कुल। भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं टर्म यूज करने वाला हूँ पॉइंट मैसेस, सॉरी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस, उसका भी कुछ इसी तरह से मतलब है, उसके अंदर भी हम कुछ इसी तरह का सिनेरियो यूज करते हैं, हम बोलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। बस तो ये है कि इसका मतलब कहते हैं द इंटायर चार्ज, द इंटायर चार्ज
is concentrated at a single point, at a single point, खत्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें आईजीसीएससी से कुछ बातें पता है। और उन बातों में एक बात यह है कि अगर जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, हमने पिछले पार्ट में, पिछले लाइक जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि कुछ इस तरह से फ्लो करते हैं चार्जेस, राइट। लाइक इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से होती हैं, हाँ या ना। बिल्कुल। बात जो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में वो दरअसल ये है कि, सेकेंड, वो ये है कि अगर मैं ये चार्ज दूर ले जाऊं तो क्या होगा, ये ट्रैवल तो अभी भी करेगा, ये इस तक ट्रैवल तो अभी भी कर रहा है, लेकिन बात क्या है, ये फील्ड वीक फील्ड है। तो मतलब जितना दूर जा रहा हूँ उतनी फील्ड क्या होती जा रही है, वीक, क्योंकि इसकी फोर्स इसके ऊपर कंपैरेटिवली कम लग रही है। और ये बात हमें किससे प्रूव होती है, हमारे पास जो हमने फॉर्मूला भी बनाया क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर कूलम्स लॉ, इससे प्रूव होती है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ेगा उस तरह से मेरा क्या होगा, फोर्स भी कम होती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में बस वीक होती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे मैं अब आ रहा हूँ, इसमें कोई इशू। नहीं। हम बस ये लिख लेते हैं इसके बारे में, the further you move away, the further, the weaker is the field, the weaker is the field। क्लियर है ये। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ याद है क्या थी, हम्म। क्या थी। एक फील्ड, एक एरिया जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती है। जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर, फोर्स एक्ट करे। सही है, ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इसका फॉर्मूला याद है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? अभी तो कल तो किया था मैंने। देखो हमने ये बोला था एफ किसके बराबर होता है, एम जी के। तो जी हमें एम बोल, जी। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो जी किसके बराबर आ गया, एफ ओवर एम। एफ अपॉन एम, हाँ एफ अपॉन एम के, फोर्स सही। पर यूनिट मास, ये इसका मेरे पास बेसिक डेफिनेशन होती है, ये द फोर्स हम्म। पर यूनिट मास, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये होती है। बात सारी ये है मेरे पास कि अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसा हमने पिछले यूनिट जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करते थे हमने तब भी बात की थी कि यहाँ पे भी यही होता है, बस मास की जगह तुम क्या बोलोगे, चार्ज, सिंपल। सही है, तो ये बिल्कुल। फील्ड स्ट्रेंथ बन जाएगा, खत्म। तो हम इसके बारे में यही लिखेंगे, हम बोलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज when an object is placed in an electric field, when an object is placed in an electric field, as simple as that। तो मतलब E किसके बराबर हो गया, एफ ओवर क्यू के। अभी क्वेश्चन करके आए हम इसका। बात सर ये है कि अब तो हमारे पास फोर्स का एक नया फॉर्मूला है। फोर्स का नया फॉर्मूला क्या है, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। हम उसको इनपुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला कब तक चलेगा जब तक यूनिफॉर्म है, लेकिन मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ही डिफरेंट है कुछ कूलम्स लॉ के मुताबिक। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर टाइम्स ये एक क्यू ऑलरेडी मौजूद था तो ये वाला 1/क्यू, कोई इशू इसमें। नहीं। ये बेसिकली मेरा आ गया एफ, और ये आ गया एफ ओवर क्यू था ना, तो एफ ओवर क्यू इस तरह लिख दिया मैंने, स्प्लिट करके लिख दिया, एफ को अलग लिख दिया, क्यू को 1/क्यू करके लिख दिया। अगर तुम देखो तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन होने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, दिख रहा है ये। हम्म। ये आ गया फॉर्मूला तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। वहां पे मेरे पास फॉर्मूला क्या था,
उस चैप्टर के अंदर जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, वहां मेरा फॉर्मूला था, क्या था भाई? किस चीज का फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। GM/m/r²। हाँ, हम बोल रहे थे G = GM/r²। तो अब अगर तुम उसको कंपेयर करो, एग्जैक्टली सिमिलर है ये दोनों। हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब दोनों चैप्टर्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है। तुम्हारे पास एक जगह मास यूज हो रहा है, एक जगह चार्ज यूज कर रहा है, खत्म बात। इतना आसान है समझना। बस ये एक मेजर डिफरेंस है कि एक जो है वो अट्रैक्टिव है, दूसरी रिपल्सिव है। अच्छा, अगेन तुम पेपर के अंदर ये नहीं लिख सकते, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। तुम पेपर में अगर ये लिखोगे, तुम्हें मार्क मिलेगा। तुम्हें इसके साथ ये लिखना पड़ेगा, के किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। समझ आ रही है ये बात? हम ये के एग्जाम में यूज नहीं कर सकता, हमें वो पूरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें दोनों लिखने पड़ेंगे। तुम्हें दोनों लिखने पड़ेंगे। तुम चाहो तो के हमेशा के लिए भूल जाओ, तुम के को कांस्टेंट याद नहीं रखो, तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू और r² से याद रखो। लेकिन ये बच्चे कितना याद रखोगे? सही है, तुमने अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए तुमने ये याद किया, फोर्स के लिए तुम याद रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू और r²। तो मतलब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये भी याद रखूं टर्म, ये भी याद रखूं टर्म। तो इसको बेहतर है कि के की फॉर्म में ही याद रखो, इसको एज अ कांस्टेंट के ही याद। सही है, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो फॉर्मूलाज देखना समझना सही और है। याद रखना। एंड में बस क्या करो, पेपर में क्या करो, ये फॉर्मूला अगर लिख रहे हो के की फॉर्म में, तो बताओ कि के क्या है। के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। समझ आ रही है बात? सही है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं एट अ पॉइंट की बात करूंगा, यही डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट। तो तुम वहां पे क्या डेफिनेशन लिखते हैं? क्या चीज डिफरेंट होती? पिछली क्लास में बताया, 2 दिन हुए। मास। नहीं मेरे भाई नहीं, मैं बोलता फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर वो तुम्हें एट अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। सही है। नेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, तो तुम बोलोगे फर्स्ट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट। सिर्फ क्या चीज डिफरेंस करोगे? पॉजिटिव चार्ज लिखा करोगे इंस्टेड ऑफ चार्ज। ये तुम्हारे पास एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन एक्सप्लेनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट और एक नॉर्मल डेफिनेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद है, उसी तरह हमने बात की थी। तो हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मेरे ख्याल से तो ये है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास ये है। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए सिंबल यूज किया था फाई। इसके लिए हम यूज करेंगे वोल्ट्स, क्योंकि हमारे पास फाइव। ऑलरेडी हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट्स ही होगा। तो हमने बोला ये मेरे पास क्या है, तुमने मुझे बोला ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज। लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिखूंगा, मैं पूरी बात लिखूंगा। इन मूविंग दैट चार्ज, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लिखा था, दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। हम अब एएस से और आईजीसीएसई से बाहर आ गए, तो हम सिर्फ वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं लिखेंगे, हम पूरी बात लिखेंगे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही बात है, अगर वो तुमसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात बोलता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोल देता वो, तो तुम बोलते वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग दैट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक। समझ आ रही है बात? कि अगर एट अ पॉइंट लिख दिया उसने डेफिनेशन के अंदर। बेसिकली पॉइंट का मतलब पॉजिटिव है। हाँ, पॉइंट के अंदर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो, तो हम भी स्पेसिफाई कर देंगे कि हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें। सही है। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इज टू समझ गया। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हमें पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर चार्ज, हो गया ये। सही है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। अब हमें पता है फोर्स का, हमने नया फॉर्मूला पढ़ लिया अभी, वो है कि Q/R²। मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं अलग सेपरेट करके लिख देता हूँ, R/Q। फोर्स अलग लिख दी मैंने, ये फोर्स है। और ये R/Q मैंने अलग लिख दी। फिर से कैंसिलेशंस होंगी,
पेपर में शो करने के लिए आ जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो रहा है, आर से ये आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है? हमारे पास वी बन रहा है के क्यू ओवर आर। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। अगेन पेपर में तुम ये नहीं लिखोगे, पेपर में अगर तुम ये लिखते हो तो तुम उसके साथ क्या लिखोगे? के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आप। फाइव एप्सिलॉन। समझ आ रही है बात? बिल्कुल। अच्छा, ये भी फॉर्मूला सेम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, जैसे इसकी डेफिनेशन सेम है, हर चीज मतलब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात सारी ये है कि हमें ये कंसिडर करना है कि वहां पे हमारे पास जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कंसिडर कर रहे थे तो वहाँ एक पाई के साथ नेगेटिव साइन लगा रहे थे, याद है? हम बोल रहे थे बिल्कुल। पाई किसके बराबर है? नेगेटिव GM ओवर आर। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? समझ गया। आपने क्या बोला? मैंने बोला क्यों नहीं करने वाले ऐसा, क्या चीज? कि हम यहाँ नेगेटिव कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, नेगेटिव के ओवर आर क्यों नहीं लिख रहे? वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है ना। समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। नेगेटिव तो बेसिकली पोलैरिटी शो करता है ना उधर। हम्म, सही है। तो इधर भाई, तो जरूरत नहीं है ना। बात सारी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हमारे पास वो है ही नहीं। क्या कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ। ग्रेविटी, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है। तुम्हें पक्की बात है, ये पता है हाँ हाँ। कि वो वेक्टर क्वांटिटी है? कि अगर मैं वो राइट। वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो वो जब भी तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आता है। चलो, ऐसा मैंने वैसे पढ़ाया तो नहीं है, आपने किससे सुना है मेरे भाई? मैं तो मैंने किसी यार वो मैं तो ये याद है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर पढ़ाया था, और एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया था उसके अंदर, जहाँ मैंने ये बात प्रूफ की थी कि ये स्केलर है, तब वरना तो ये कैंसिल आउट। अच्छा। हाँ सही 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 सही। और ना आपने बोला था कि कैंसिल आउट नहीं होता हाँ, माइनस का। तो बात सारी ये है कि भाई वहां पे हमने बोला था उसके अंदर नेगेटिव साइन इसलिए आता है कि उस पोटेंशियल इन्फिनिटी के ऊपर क्या है? जीरो। सही है। जीरो। मैं बोला पोटेंशियल की डेफिनेशन इटसेल्फ क्या होती है? अगर वो कहीं पोटेंशियल में मूव करता है, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। लोअर पोटेंशियल तक मूव करता है, सही है। फोर्स क्या होती है? सिर्फ अट्रैक्टिव होती हैं, तो उसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही हर हाल में मूव करना है। समझ? बिल्कुल। याद आ गया। क्या सीन है यहाँ पे भी? वो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी तो वो नेगेटिव साइन आ सकता है, लेकिन बात ये कि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ ना फोर्सेस अट्रैक्टिव। हमने क्या बोला? फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो हम यहाँ नेगेटिव नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि फोर्सेस तो रिपल्सिव हो सकती है, मतलब वो इन्फिनिटी से आगे भी तो जा सकता है, इन्फिनिटी से आगे बिल्कुल जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो बात सारी है हमारे पास, फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और फोर्सेस कुड बी रिपल्सिव, तो इस वजह से हम जो है रिपल्सिव। साइन यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो खैर जैसे मैंने बोला ये डेफिनेशन है, और उसके बाद तुम के की वैल्यू भी लिखा करोगे हमेशा। अच्छा, बेसिक ग्राफ्स हैं कुछ चार्जेस के, अब वो तुम इस बताओ, इस क्लास में करें या नेक्स्ट क्लास में करना है? इसमें कर सकते हैं, मतलब मसला नहीं है। अभी तो टाइम है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ 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 हाँ, आ रही है। वो सही। ग्राफ्स ऑफ टू चार्ज। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि तुम मेरे साथ फर्स्ट टाइम देख रहे हो ग्राफ ऑफ टू चार्जेस, तुम पहले भी देख चुके हो ये बात, टू masses का देख चुके हो। जब हम वहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो हमने एक ही ग्राफ के ऊपर दो ग्राफ बनाए थे, तो तुम्हारे लिए मेरे नहीं ख्याल में कि ये कुछ इस तरह मुश्किल चीज़ होगी समझने के हिसाब से। सही है, तो ग्राफ ऑफ टू चार्जेस के अंदर हम सबसे पहला चार्ज जो बात करेंगे, सबसे पहला ग्राफ जो बात करेंगे ना, वो होगा पोटेंशियल फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। मैं ये बात फिर से बताता चलूँ, ये क्या है? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी, दोनों ना। दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। सही है। ये आ गया मेरे पास एक साइड, ये आ गया दूसरी साइड, तो मैं याद हमने कितना दो साइड पे बनाया था। ग्राफ बनाया था। ये आ गई मेरी एक सेंटर लाइन, एकदम जीरो की लाइन। अच्छा, अगर ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात तो बताओ कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके बीच में मेरे पास क्या हो रहा होगा? रिपल्जन, हाँ या ना? रिपल्जन बिल्कुल।
सही है ना, मतलब यहाँ पे बीच में मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक नल पॉइंट अचीव होगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स नहीं होती, कोई भी फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिक एक आइडिया है कि हमें इस ग्राफ को बनाना किस तरह। सबसे पहली बात, पोटेंशियल बनाना है हमें, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, सही है। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे v पोटेंशियल, और यहाँ पे मेरे पास इस एक्सिस पे आ गया r, डिस्टेंस के हिसाब से बनाना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास v इज इक्वल्स टू क्या है, के क्यू ओवर आर, मतलब v का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन विद वर्ड डिस्टेंस। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा मेरे पास v क्या हो जाएगा, कम, हाँ या ना। इस फॉर्मूला से ही मैंने बिल्कुल। फाइंड आउट की। और हमें पता है कि y जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x, उसका ग्राफ किस तरह से होता है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से होता है, सही है। ये मैंने बना दिया इनवर्सली हम्म। प्रोपोर्शनल ग्राफ। अच्छा, उसको मैं अगर थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ, मैं एक अच्छा स्टीप कर्व दिखा सकता हूँ। चलो, तो मैंने बोला तुम्हें कि इसका ग्राफ कुछ आ जाएगा इस तरह, थोड़ा सा, कोई इशू इसमें? नहीं। सही है। ये सिंपल था। इस साइड पे ग्राफ कैसे बनेगा, यूं बनाऊंगा, ये कैसे बनाऊंगा, ये ग्राफ यूं बनेगा, यूं बनेगा, या स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये तुम बताओगे, बिकॉज तुम्हें अभी तक मैं ये चैप्टर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले जब हम ग्राफ्स बना रहे थे तो उसमें मैं ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो तुम्हें आना चाहिए, वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम्हारे इस चैप्टर के बाद क्विज आ रहा है। हाँ, याद है मुझे। किस तरह बनाऊंगा ये ग्राफ? डाउनवर्ड्स बनेगा, जहाँ तक मुझे याद है। बात सारी है कि वो जो, अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, इस तरह की बात कर रहे हो ना, हम्म। बात सारी है कि यार ये तब होता था अगर मैं पोलैरिटी कंसिडर करता था। अब बात ये कि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं पोलैरिटी क्यों कंसिडर करूं, पोलैरिटी तो तो मैं, दोनों रिफ्लेक्शन बनेगा क्या? एग्जैक्टली exactly, भाई वो भी तो हमारे पास ऊपर पॉजिटिव से ही स्टार्ट होके नीचे जा रहा होगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका ग्राफ एग्जैक्टली exactly मिरर हो जाएगा इसके साथ, समझ रहे हो? ये भी स्केलर है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर है, यही है ना? बिल्कुल, दोनों स्केलर है भाई। बिल्कुल। अगर ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होती, जैसे कि मैं तुम्हें बोलता मेरे पास में मुझे ग्राफ बना के दो, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ सेम था। हाँ सेम सेम उनका मैसेस का, सेम टाइप के मैसेस का, जब हमने सेम जगह पे बनाया था, उसकी वजह मेनली क्या थी, इसकी वजह मेनली यही थी ना कि दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो हमारे पास दोनों साइड का ग्राफ पॉजिटिव रीजन में ही बन जाएगा। अगर कोई इस बिल्कुल। दूसरी डायरेक्शन में है तो भी उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि यूं आ रहा है यूं आ रहा है, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक स्केलर क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे भी यही सिनारियो है हमारे पास, ये स्केलर चार्जेस है, मतलब इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है मेरे पास वो स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है मेरे पास वो स्केलर है, तो इनके ग्राफ के हैं दोनों पॉजिटिव एक्सिस में बनते हैं। लेकिन किस केस में, अगर मेरे पास v पॉजिटिव हो, यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव होता तो ग्राफ का बनते, दोनों के ग्राफ नीचे बन रहे होते, समझ आई, वो हम नेक्स्ट केस पे देखते हैं। तो बहरहाल, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनका रिजल्टेंट बनाऊं, मैं तुम्हें बताया था रिजल्टेंट बनाना होता है, तो रिजल्टेंट इनका कुछ इस तरह बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट। ये पॉइंट क्या है मेरे पास जहाँ ये मीट कर रहे हैं, क्या ये मीट करते हैं रियल लाइफ? नहीं। इसका मतलब ये पॉइंट मुझे क्या बता रहा होगा, ये वाला पॉइंट मुझे बता रहा होगा कि ये नल पॉइंट है इन दोनों के बीच का, बिल्कुल। समझ रहे हो? हम्म। ये जो मिडिल में जो इनकी इंटरसेक्शन है, ये मुझे ये बता रही है कि ये इनका इस ग्राफ के अंदर कि ये मेरे पास क्या है, नल पॉइंट, और नल पॉइंट कहाँ अचीव हुआ था, नल पॉइंट। ये पॉजिटिव है, ये इसके बाहर निकल रही हैं, इधर से भी बाहर निकल रही हैं, तो ये रीजन मेरे पास नल पॉइंट है। तो वो बेसिकली हमें ये जो इंटरसेक्शन है ये मुझे क्या बता रहा बीच है, का। ये इंटरसेक्शन की बात कर ये रहा हूँ, नल पॉइंट है। ये मेरे पास नल पॉइंट है, सही है। अच्छा, खैर हम कंटिन्यू करते हैं अब पोटेंशियल ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस से, पोटेंशियल फॉर टू नेगेटिव चार्जेस।
अब हम ग्राफ बनाएंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस का, बट विद व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस है तो जाहिर सी बात है कोई पोलैरिटी या कुछ कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन एक्सेस में कहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं? नेगेटिव रीजन से। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव था तो ये क्या है मेरे पास नेगेटिव, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव ना, जैसे -9, -4, -3। ऐसे ये नेगेटिव, ये +2, +1, सॉरी ये +1 है, ये +2 है। मतलब जाहिर है एक्सिस के हिसाब से, एक्सिस तो देखने आता है ना हमें कि जीरो से ऊपर वाली सारी वैल्यूज हम्म। पॉजिटिव ही नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? कहीं नीचे लाई करेगा। हमें ये बात समझ आई। तो अगर मैं नेगेटिव का नेगेटिव वी के हिसाब से ग्राफ बना रहा हूँ, ये भी वी है, ये समझा भाई। आर है, ये भी आर है, तो इन दोनों के ग्राफ भी कहते हैं सेम शेप फॉलो करेंगे बट फ्रॉम अ नेगेटिव रीजन, यानी कि ये इस तरह। सही है, इसको मैं थोड़ा और स्टीप, कुछ इस तरह, और ये भी कुछ इस तरह। सही है, और लास्टली फिर क्या होगा? फिर हमारे पास रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा। जब रिजल्टेंट ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, जहाँ पे ये पॉइंट मेरे पास अगेन क्या होगा? ये पॉइंट मुझे बता रहा होगा ये नल पॉइंट है। और जैसे ये नल पॉइंट है, ये हमें नल पॉइंट सिग्निफाई क्या कर रहा है? मैं तुम्हें फिर से वही बात बता रहा हूँ, नल पॉइंट हमें सिग्निफाई ये कर रहा है कि यहाँ पे रिपल्जन हो रही है इस पॉइंट पे। सही है ये, सही है। ये इस तरह एंटर कर रहे थे, और ये तो ये बेसिकली हमें सिग्निफाई कर रहा है इस रीजन को, समझ रहे हो ना? ये जो मिडिल वाला रीजन है, नल पॉइंट हमें ये बिल्कुल। सिग्निफाई, ये क्योंकि भाई आपकी स्क्रीन गायब हो गई। अच्छा मैं रीशेयर कर देता हूँ। दिख रही है? अब सही। अब सही। अच्छा, एक ग्राफ और देखते हैं क्लास एंड करने से पहले, वो है अगर मेरे पास पोटेंशियल आ जाए अनलाइक चार्जेस का, फिर कैसा ग्राफ बनेगा? और ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये तुम बताओ। पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। अच्छा वो वी भी लिख के दे सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का है इसका। हाँ, पोटेंशियल फॉर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। अब कंसिडर कर लो कि एक तुम्हें ग्राफ बनाना है, एक साइड पे पॉजिटिव का बनेगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव बनेगा। अब उसका रिजल्टेंट बनाओ और मुझे बताओ क्या उनके बीच में नल पॉइंट होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नल पॉइंट होगा कि नहीं होगा ये पूछो। पहले तो वन बाय वन चलो, पहले तो सबसे पहले अनलाइक चार्जेस का ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल वर्सेस आर का। यहाँ पे वी आ गया, यहाँ आर आ गया, ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ भाई, कैसे बनना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। हाँ हाँ, दोनों का बताओ मुझे पहले। अच्छा पॉजिटिव चार्ज का कैसे बनेगा ये बताओ। एक मिनट। पॉजिटिव चार्ज में कैसे बनेगा? अभी बनाया है हमने। पोटेंशियल फॉर स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट कर्व, पॉजिटिव ग्रेडियंट का कर्व। सही। हमारे पास अभी हमने बताया कि हमारे पास v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो इसका मतलब जैसे जैसे मेरे पास ये आर बढ़ेगा मेरे पास v डिक्रीज होगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। समझ आ रही है बात? ये मेरे पास हो गया पॉजिटिव वाले की। हम्म। नेगेटिव वाले का ग्राफ बनाऊंगा तो नेगेटिव वाला तो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि वो तो नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव बिल्कुल। और सही। इसका उल्टा। ये ग्राफ बनेगा कुछ यहाँ, हम्म। ये कुछ जाएगा इस तरह, और इनका रिजल्टेंट बनाऊंगा तो इनका रिजल्टेंट बनेगा कुछ यूं। अब मेरा तुमसे सवाल, ये पॉइंट है, क्या ये नल पॉइंट डिनोट कर रहा है?
क्या ये नल पॉइंट डिनोट कर क्या रहा आपकी आवाज कट गई? है? मैं तो मैं बोल रहा हूँ पता ये नहीं नेटवर्क पॉइंट जो क्या है, है। भाई मुझे ये बताओ, जो ये वाला पॉइंट है क्या ये नल पॉइंट डिनोट कर रहा है मुझे, जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर बात की थी? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मतलब कि अनलाइक चार्जेस में तो नल पॉइंट होगा नहीं ना। होगा ही नहीं, बिल्कुल। तो नल पॉइंट ये क्या है? नहीं है। सही है। नॉट अ नल पॉइंट। इस बात को, ये बात अच्छे से समझ लो, बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन हो जाएगी, तो इनके बीच में कोई ऐसा रीजन ही नहीं होगा मेरे पास जहाँ पे कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। सही है। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव के अंदर तो था ना कि रिपल्जन हो रही थी, तो ये रीजन बन रहा था। बिल्कुल। लेकिन इधर इस साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, आज हम इतना ही रखेंगे।